नहीं, मत रो माँ। भैरव सुमन की वजह से पहले से ही काफी परेशान था और तभी उसे जैसे ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दी वैसे ही वो चौंक गया। वो तुरंत ही पीछे मुड़ा और तब उसने देखा कि विमला देवी की गोद में मौजूद शची जाग गई थी और यति के आंसुओं से भरे चेहरे को देखने के बाद वो अचानक से जोर जोर से रोने लगी। यति सुमन के थप्पड़ की वजह से रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने शची को रोते हुए देखा उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। अरे शची बेटा, तुम जाग गए? और ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? जानती हो ना, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनकी बहादुर बिटिया रोती है। हाँ, पर यति माँ, आप भी तो रो रही थी। शची के इस सीधे सवाल पर यति थोड़ा हिचकिचा गई, लेकिन फिर उसने प्यार से शची को अपने सीने से लगा लिया। अरे बिटिया, मैं रो नहीं रही थी। देखो, मेरी आंखों में कुछ पड़ गया था, देखो। अंदर ही अंदर यति का मन कर रहा था कि वो बस रोती जाए, लेकिन शची के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करने लगी। शची भी यति को मुस्कुराते हुए देख हल्की सी मुस्कुराने लगी। वहीं भैरव जब ये सब देख रहा था तब उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ नजर आ रही थीं। माफ करना गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें रोने से नहीं बचा पाया। मुझे माफ करना कि मेरे यहाँ रहने के बाद भी तुम्हें अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लानी पड़ रही है। मैं सुमन को कभी माफ नहीं करूंगा मेरी गुड़िया, कभी माफ नहीं करूंगा। उसने जो किया वो किसी भी हाल में माफी के काबिल नहीं है। भैरव जानता था कि सुमन के थप्पड़ ने यति को बहुत दुख पहुंचाया था। उसे यति के चेहरे पर मौजूद नकली मुस्कान भी साफ दिखाई दे रही थी। यति को इस तरह से उदास देख वो मन ही मन सुमन से बदला लेने के बारे में सोचने लगा था कि तभी उसने देखा कि इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आ रहे थे। भैरव के साथ साथ यति भी शची को अपनी गोद में लेकर डॉक्टरों के सामने आ खड़ी हुई। यति ने देखा कि डॉक्टरों के चेहरे पर गंभीरता और चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ डॉक्टर? अब शेखर की हालत कैसी है? शेखर जी को होश आया? यति के इस सवाल पर डॉक्टर यति को अजीब नजरों से देखने लगे। तभी उनमें से एक ने अपनी नजरें नीची कर लीं। यति जी, शेखर की हालत और बिगड़ गई। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब वो कोमा में चले गए। अगर आप लोग शेखर को थोड़ी जल्दी ले आते तो शायद ऐसा नहीं होता। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा माहौल अचानक से ठंडा हो गया। शेखर के कोमा में चले जाने की खबर ने यति और भैरव दोनों को हैरान कर दिया था। यति जो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी आंखों में चिंता और दुख के आंसू भर आए। वहीं भैरव के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। शची जो किसी तरह से चुप हुई थी, अब अचानक और जोर से रोने लगी। कोमा? डॉक्टर शेखर ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। मेरा शेखर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। उनका शरीर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। हमें इंतजार करना होगा। तब तक आप लोग प्रार्थनाएं कीजिए। सुना है कभी कभी दवा से ज्यादा दुआओं में असर होता है। यति और भैरव दोनों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। शेखर का कोमा में जाना उनकी उम्मीदों को चूर चूर कर रहा था। भैरव चिंता में नजरें चुराने लगा था। वो जानता था कि किरण देवी को मारने के जुनून के कारण ही शेखर को अस्पताल लाने में देरी हुई थी। वो अपना चेहरा झुकाए खड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। शेखर कोमा में नहीं जा सकता। भैरव इन सब के लिए अपने आप को कोस रहा था, जबकि इधर जब से शची ने अपने पिता को कोमा में जाने की बात सुनी थी, तब से वो और भी बुरी तरह से रोने लगी थी। वो अपनी गुड़िया को कसकर पकड़े हुए बार बार अपने पिता के बारे में ही पूछ रही थी। यति माँ, आप तो बोल रही थी कि पापा ठीक हो जाएंगे, पर अब क्या होगा? मैंने टीवी में देखा था कि कोमा में जाने वाले लोग भी ठीक नहीं हो पाते। यति माँ, बोलिए ना यति माँ, आखिर पापा को कब होश आएगा?
यति के पास शची के सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे झूठा दिलासा देते हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। शची बिटिया, तुम्हारे पापा जल्दी ही होश में आ जाएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। वो अब कभी ठीक नहीं होंगे। आप झूठ बोलती हैं। आपकी आंखों में तिनका नहीं गिरा था। आप सच में रो रही थी। आपने उस टाइम भी झूठ बोला और अब भी झूठ बोल रही है। यति शची को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन शची मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जोर जोर से सिसकियां लेती हुई लगातार रो रही थी और इस वजह से अचानक उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। बिना मां की वो बच्ची पहले से ही बहुत सेंसिटिव थी और अब अपने पिता के कोमा में जाने का यह दुख सहना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। रोते हुए अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं और वो लगातार जोर जोर से हिचकियां लेने लगी। यति के साथ भैरव भी शची को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। रोते रोते शची की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। हिचकियां लेते हुए अब उसके मुंह से पानी भी आने लगा था और वो अपनी आंखें भी अजीब तरीके से बंद किए जा रही थी। तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने जब ये सब देखा तो वो तुरंत शची की जांच करने लगे और उनके भी चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यति जी, शची की हालत ठीक नहीं लग रही है। अपने पापा के कोमा में जाने की बात से उसे गहरा सदमा लगा है। उसे आराम की जरूरत है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे तुरंत घर ले जाएं। ये घर में जाकर शांत हो सकती है। यहां रहेगी तो इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती रहेगी। मैं आपकी बेटी के लिए कुछ दवाइयां भी लिख देता हूं। इतना कहते हुए डॉक्टर ने शची के लिए कुछ जरूरी दवाइयां लिखनी शुरू कर दी। वहीं डॉक्टर की बात सुन यति और भैरव दोनों परेशान हो गए थे। शची की हालत देखकर उनका दिल बेचैन हो गया था। उन्हें भी समझ में आने लगा था कि शची को अस्पताल से बाहर ले जाना ही सही फैसला होगा। भैरव ने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर के हाथ से दवाइयों की पर्ची ले ली। ठीक है डॉक्टर, हम इसे घर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ शेखर। शेखर की बात सुनकर भैरव भी अचानक चुप हो गया। वो जानता था कि यहाँ अस्पताल में भी शेखर के साथ किसी न किसी का रहना जरूरी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। तभी विमला देवी उसके सामने आ गई। यति, तुम लोग शची को घर ले जाओ। मैं यहीं रहकर शेखर की देखभाल करूंगी। और यहाँ तुम्हारा भाई समर्थ भी तो है। हालांकि विमला देवी यति को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो भी मजबूर थी। वो जानती थी कि अगर इस समय शची को यहाँ से नहीं ले जाया गया तो शेखर की तरह वो भी गंभीर हो सकती है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए यति को शची को यहाँ से ले जाने का हुक्म दे दिया। इधर विमला देवी की बात पर यति उनसे अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने शांत नजरों से भैरव की ओर देखा और भैरव समर्थ की ओर देखने लगा। हाँ भैरव, तुम शची को लेकर जाओ। मैं भी यहाँ दादी अम्मा के साथ हूँ। भैया, आप अभी गांव नहीं जाएंगे ना? गांव तो जाना पड़ेगा भैरव। कार्तिक का भी फोन आ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार बताकर ही जाऊंगा। ठीक है भैया, जब आप गांव जाइएगा तब आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी जगह मैं यहाँ आ जाऊंगा। इतना कहते हुए भैरव ने शांत नजरों से समर्थ और विमला देवी की ओर देखा। वो वहां से निकल गया। चलो शची, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हें बस आराम की जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे और तुम भी। यति पूरे रास्ते शची को अपनी गोद में लिए रही थी और घर आते ही उसने सबसे पहले उसे दवाई खिलाई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। भैरव और यति दोनों की आंखों में चिंता के भाव थे, लेकिन वो शची के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शची बेटा, सोने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे सोने से तुम्हारी गुड़िया भी सो जाएगी। नहीं तो देखो अपनी गुड़िया को। जब से तुम रो रहे हो तब से तुम्हारी गुड़िया भी रो रही है। यति शची को उसकी गुड़िया का वास्ता देकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शची की सिसकियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उसका हर पल अपने पापा को याद करना उसे और ज्यादा उदास कर रहा था। शची ऐसे चुप नहीं होगी। अगर इसे चुप कराना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसमें शची खुद में शामिल हो जाए और शेखर के कोमा में जाने की बात को पूरी तरह से भूल जाए। भैरव की तरह यति भी शची को खुश करने के तरीके के बारे में सोच रही थी और तभी अचानक भैरव घोड़ा बनने का नाटक करने लगा। उसकी इस हरकत पर शची के साथ साथ यति भी हैरान रह गई। अरे भैरव, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस शची की गुड़िया ने मुझसे कहा था कि उसकी दोस्त शची को घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, तो मैं घोड़ा बन गया। बोलो तो शची, तुम्हारी गुड़िया सच बोल रही थी या झूठ? भैरव को घोड़ा बने देखकर शची बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी और भैरव के सवाल को सुनकर उसकी नम आंखों में भी हल्की सी चमक आ गई। मेरी गुड़िया सच बोल रही थी। मुझे सच में घुड़सवारी करना पसंद है। शची के जवाब को सुनकर भैरव मुस्कुरा उठा। उसने ध्यान दिया कि शची की सिसकियां धीरे धीरे थमने लगी थीं। वो तुरंत ही घोड़ा बनकर बिस्तर के पास आ गया। ठीक है, तुमको तो घुड़सवारी पसंद है, तो देखो मैं घोड़ा बन गया हूँ। अब तुम मेरी पीठ पर सवारी कर सकती हो। बोलो, करोगी ना? हाँ हाँ। शची हल्की हंसी के साथ भैरव की पीठ पर बैठ गई। वो अब धीरे धीरे मुस्कुराने भी लगी थी और भैरव घोड़ा बनकर कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा था। शची को मुस्कुराता देख यति भी हल्के से मुस्कुराने लगी थी। मुझे मालूम नहीं था भैरव, बच्चों को संभालने में तुम इतने अच्छे हो। हालांकि भैरव और यति दोनों ने मिलकर शची के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, लेकिन अब भी उन दोनों के दिलों में शेखर की हालत की वजह से चिंता थी। शेखर की हालत के चलते वो दोनों अंदर से बेचैन थे, लेकिन वो शची के सामने खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भैरव और यति साथ मिलकर शची को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे और वहीं दूसरी ओर अर्नब जब से सुमन के घर से आया था तब से सुमन फोन पर लगी हुई थी। दरअसल सुमन किरण देवी को जेल से आजाद कराने के लिए लगातार वकीलों से बात कर रही थी। हालांकि कोई भी वकील किरण देवी के केस को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन तभी केशव झा नाम के एक वकील ने जैसे ही केस को अपने हाथों में लेने की बात कही, वैसे ही सुमन के चेहरे पर एक चमक आ गई। एडवोकेट केशव, क्या आप सच में मेरे लिए इस केस को लड़ेंगे? जी मिस सुमन वाजपेयी, अगर मैं आप जैसे समाज सेवी की मदद नहीं करूंगा तो वक्त पड़ने पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? पर सुमन जी, इस केस पर काम करने से पहले मैं आपसे मिलना चाहूंगा। वकील साहब, मैं अभी आती हूँ आपसे मिलने। इतना कहकर सुमन ने तुरंत किरण देवी के केस से जुड़े सारे कागजात जमा किए और एडवोकेट केशव झा के ऑफिस के लिए निकल गई। उधर एडवोकेट केशव झा भी सुमन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए किरण देवी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। तभी सुमन भी वहां आ पहुंची। सुमन वाजपेयी, आइए, आपका स्वागत है। एडवोकेट केशव ने पूरी गर्मजोशी से सुमन का स्वागत किया। सुमन भी अपने साथ लाई हुई फाइल्स को टेबल पर रखती हुई केशव झा के सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वकील साहब, देखिए, ये रहे किरण देवी के केस से जुड़े हुए सारे कागजात। सुमन की बात पर वकील केशव ने सारी फाइल्स अपने पास खिसका ली। वो गौर से सभी कागजात को पढ़ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद अचानक सुमन की ओर देखने लगा। सुमन जी, आप चाहती हैं कि मैं किरण देवी जैसी खतरनाक औरत को रिहा कराऊं? जब मैंने इस केस के लिए हाँ कहा था तब मुझे लगा था कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन अब लग रहा है कि यह इतना भी आसान नहीं है। आपकी किरण देवी की क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? एडवोकेट केशव झा की बात सुन सुमन भी थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव बनाए रखे। मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ वकील साहब, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप किरण देवी की उम्र और बिगड़ती सेहत का हवाला दें तो उसे रिहा कराना मुश्किल नहीं होगा। आप अदालत को ये समझा सकते हैं कि अब वो कमजोर और बूढ़ी हो चुकी है और वो कभी भी अपनी आखिरी सांस ले सकती है। सुमन की बातों ने एडवोकेट केशव झा के उस आलीशान ऑफिस में कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसरा दिया। केशव झा खुद में कुछ सोचते हुए
फाइल के कागजातों को पलटते जा रहा था। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कुछ इस मामले में काफी गहराई से सोच रहे हैं। और फिर तभी अचानक उनकी आंखों में एक चमक सी दिखने लगी। सुमन की बात पर वो धीरे धीरे हाँ में सिर हिला रहे थे। सुमन जी, उम्र और सेहत का आधार ये तर्क अदालत में मजबूत हो सकता है। अगर मैं इसे सही तरीके से पेश करने में कामयाब हो गया तो समझिए कि किरण देवी को रिहा कराना संभव है। केशव झा से किरण देवी के बाहर आने की बात पर हाँ सुन सुमन के चेहरे पर अब एक शातिर मुस्कान आ गई। केशव जी, मैं भी जानती हूँ यह संभव है। वैसे केशव जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। आप बस इस केस को सही तरीके से पेश कीजिएगा और किरण देवी को बाहर निकालिए। आपकी जो भी फीस है उसे 2 गुना करके दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुमन की बात सुन केशव झा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। सुमन ने भी केशव झा से हाथ मिलाते हुए उनकी तरफ नोटों का एक बंडल बढ़ा दिया और वहां से मुस्कुराती हुई निकल गई। अब सुमन को यकीन हो गया था कि उसकी चाल सफल हो जाएगी और किरण देवी जल्द ही जेल से बाहर होगी। एडवोकेट केशव झा को पैसे देने के बाद सुमन को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि केशव जल्द ही किरण देवी को जेल से आजाद करवा लेगा। जबकि दूसरी ओर सुमन के अपने ऑफिस से जाते ही केशव सीधे अदालत की ओर निकल गया। केशव के दिमाग में सुमन की कही हुई बातें चल रही थी। उसने हेल्थ और इमरजेंसी कोटा के तहत अर्जी लगवाकर सुनवाई के लिए अगले ही दिन की तारीख भी ले ली। अब कल ही किरण देवी का फैसला हो जाएगा। मैं अभी सुमन को एक गुड न्यूज देता हूं। खुद में इतना कहते हुए केशव ने तुरंत ही सुमन को कॉल लगा दिया और सुमन ने जैसे ही सुनवाई के लिए अगले दिन की बात सुनी, वो भी खुशी से झूम उठी। वकील साहब, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, लगता है आपको आपकी फीस का 3 गुना रकम देना होगा। ये तो आपकी मेहरबानी होगी सुमन जी, लेकिन हाँ, अब मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं किरण देवी को जरूर आजाद करा दूंगा। मुझे भी आपसे यही उम्मीद है वकील साहब। ठीक है वकील साहब, अब मैं आपसे कल अदालत में ही मिलती हूँ। इतना कहकर सुमन ने तुरंत ही कॉल काट दी। केशव झा, मैं जानती हूँ आपके कॉन्फिडेंस का क्या कारण है। सच में पैसों में बहुत ताकत होती है। अब तो आपसे कल ही मुलाकात होगी। इतना कहते हुए सुमन लापरवाही से अपने बिस्तर पर बैठ गई और एक सिगरेट अपने होठों से लगा ली। सुमन को कॉल का इंतजार था और यह कल होने में देर नहीं लगी। अगली सुबह सुमन एकदम समय से सज धज कर अदालत पहुंची थी। उसने देखा कि वकील केशव झा जज साहब के सामने खड़े थे और किरण देवी बॉक्स के अंदर जमीन पर ही बैठी हुई थी। अर्नब भी वहीं कोर्ट रूम में था और जब उसने सुमन को वहां देखा तो तुरंत उसके पास आ गया। सुमन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने जितनी स्पीड से ये काम किया है उतनी स्पीड से तो मैं भी नहीं कर पाता। ये झूठी तारीफ बाद में करना अर्नब। पहले ये बताओ कि आखिर ये किरण देवी हाथों में डंडा लिए जमीन पर क्यों बैठी है? वो उस वकील केशव झा ने ऐसा करने को कहा है। उन्होंने बड़ी मालकिन को कहा है कि सबको ऐसा लगना चाहिए कि वो सच में काफी कमजोर हैं। अर्नब की बात सुन सुमन मुस्कुराती हुई सामने मौजूद केशव झा और किरण देवी को देखने लगी। वो पूरे ध्यान से किरण देवी की सुनवाई देख रही थी। किरण देवी की इस सुनवाई ने अदालत के माहौल को गंभीर बना रखा था। वकील केशव झा किरण देवी की रिहाई के लिए एक से बढ़कर एक तर्क पेश कर रहे थे। माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरी मुवक्किल किरण देवी की उम्र अब 75 साल से ज्यादा है और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। आप देख सकते हैं वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। उनकी नजर भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो जेल में मिलने वाली दाल में भी कंकड़ नहीं ढूंढ पाती। महानुभाव, किरण देवी की उम्र को देखते हुए उन्हें जेल में रखना एकदम अमानवीय है। वकील केशव झा की दलील पर अदालत में हल्की फुल्की फुसफुसाहटें होने लगी थी। सभी यही बात बोल रहे थे कि इस उम्र में जेल में रहना, और वो भी एक महिला के लिए, किसी भी तरह से सही नहीं है। उधर जज भी कोर्टरूम में हो रही फुसफुसाहटों के साथ साथ वकील केशव झा की हर बात को गंभीरता से सुन रहे थे। वकील केशव झा अपनी दलीलें और भी मजबूत तरीके से पेश करते रहे। माननीय न्यायाधीश महोदय, किरण देवी को बीते कई महीनों से
विभिन्न बीमारियों से जूझते देखा गया है। जेल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी ये साफ साफ लिखा है कि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में मेरा निवेदन है कि मानवीय आधार पर श्रीमती किरण देवी को रिहा कर दिया जाए। केशव झा की दलीलों पर जज साहब कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने खुद में कुछ सोचते हुए सवाल किया। लेकिन वकील साहब, किरण देवी के अपराधों का इतिहास काफी लंबा और गंभीर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ इस आधार पर कि वो वृद्ध हो गई हैं, उनके अपराधों को माफ कर दिया जाना चाहिए? माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अपराध माफ किए जाएं, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होगा। उनका स्वास्थ्य जेल में और भी बिगड़ सकता है और ऐसे में उन्हें रिहा कर देना ही सही होगा। उम्र के इस पड़ाव पर अगर वो अपने परिवार वालों के साथ ही रहेंगी तो वही उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। केशव की बात पर जज साहब ने अपने ऊंचे टेबल पर मौजूद दस्तावेजों को पलटना शुरू किया। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो जानते थे कि वकील केशव झा की दलीलें बेहद मजबूत थीं और अब उन्हें अपना फैसला सुनाना था। जज साहब के चेहरे पर फैली शांति के साथ ही कोर्टरूम में भी गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें बस जज पर टिकी थीं। तभी जज ने किरण देवी को गौर से देखना शुरू कर दिया। वकील केशव झा की सभी दलीलें सही हैं और इसलिए अदालत इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किरण देवी की उम्र और स्वास्थ्य बेहद नाजुक स्थिति में है, उन्हें रिहा करने का आदेश देती है। जज साहब का फैसला सुनते ही अदालत में अचानक हलचल सी मच गई। सभी के चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी के भाव आ गए, जबकि सुमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वकील केशव झा ने आखिरकार उसकी योजना को सफल बना ही दिया। जज साहब का फैसला सुनने के बाद किरण देवी पहले तो पुलिस वालों के साथ कोर्ट से बाहर आई और बाहर आते ही पुलिस वालों ने कुछ जरूरी कागजात पर उनके अंगूठे के निशान लेते हुए उन्हें रिहा कर दिया। अब किरण देवी आजाद थी। वो मुस्कुराती हुई वहां मौजूद हर शख्स को देख रही थी। हालांकि उसका शरीर थोड़ा कमजोर और झुका हुआ था, लेकिन उनकी चाल में अभी भी वही पुरानी चालाकी और दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग पहले से भी तेज थी और बाहर आते ही उसने जैसे ही सुमन को अपने सामने देखा, उसे अपने गले से लगा लिया। तूने बहुत अच्छा काम किया सुमन, और तो कोई का इनाम भी मिलेगा। अर्नब ने हमका सभे बता दिया है कि तू का चाहती है, और यकीन मानो तेरा मकसद आज से हमरा मकसद है। अब हमारा असली खेल शुरू होगा, ऐसा खेल जिसमें वो यति और भैरव दोनों पिसर कर रह जाएंगे। सुमन काफी लंबे समय से किरण देवी को जानती थी। वो जानती थी कि अगर किरण देवी कुछ कह रही है तो वो उसे पूरा भी कर सकती है। मैं जानती थी कि आपको बाहर निकालना जरूरी है। अब हम मिलकर यति और भैरव को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हाँ बिटिया, अब हम दोनों लोगों एक साथ हैं और अब हम दोनों मिलकर ओ यति और ओ भैरवा को औकात दिलाएंगे। सुमन किरण देवी की बात के साथ साथ उनके चेहरे के भाव भी साफ देख रही थी। वो देख रही थी कि किरण देवी के चेहरे पर बदला लेने के भाव एकदम कड़क थे। यति, भैरव, इस बार तुम नहीं बच पाओगे, किसी भी हाल में नहीं। इतना कहते हुए सुमन तुरंत ही वकील केशव झा के पास गई और उसे पैसों से भरा एक सूटकेस थमा दिया। केशव ने देखा कि सुमन ने जितनी रकम की बात की थी उससे भी कहीं ज्यादा उसे दे रही है। सुमन जी, आप तो कुछ ज्यादा ही दिलदार लग रही हैं। क्या बात है? दिलदार नहीं हूँ केशव जी, बस ये पैसे मैं आपको 3 और काम के लिए दे रही हूँ। 3 और? हाँ, पहला तो ये कि किरण देवी को दोबारा किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको जेल और कोर्ट के कागजों से अर्नब को भी रिहा करवाना है। और तीसरे के बारे में बात करते हुए सुमन अचानक से रुक गई। तीसरा क्या सुमन जी? तीसरा मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगी। इतना कहती हुई सुमन ने किरण देवी और अर्नब के हाथों को थामा और वहां से चली गई।